जय हिंद साथियों स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज इस वीडियो में हम आपके लिए आरआरबी एनटीपीसी के लिए जीके जीएस की एक महत्वपूर्ण क्लास लेकर आए हैं, जिसके सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट और गोल्डन महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं। जैसे मेरे प्यारे साथियों, आपको पता ही होगा आपके 2 जून से एग्जाम चालू है और मात्र कुछ ही दिनों का टाइम आपके पास बचा है, जिसमें आपको पूरी तैयारी करनी है। तो मेरे प्यारे साथियों, हम आपके लिए जीके जीएस की एक महत्वपूर्ण सिलेक्टेड क्वेश्चनों के साथ महत्वपूर्ण टॉपिक वाइज आपकी क्लास लेकर आए हैं। आज के सभी क्वेश्चन जो हैं आपके एनटीपीसी परीक्षा 2025 के लिए गोल्डन दावेदार और चुनिंदा प्रश्न होने वाले हैं, जो आपको सीधे आपकी परीक्षा में दिखाई देंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आपका भी एग्जाम एनटीपीसी 2025 एग्जाम है तो एक बार इस वीडियो को पूरा ध्यान से आपका अंत तक जरूर देखिएगा। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन है, शुरुआत में मगध महाजनपद की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी। तो पहला ही क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट को हो जाता है। क्वेश्चन पूछा गया है, शुरुआत में मगध महाजनपद की जो मेरे प्यारे साथियों आपकी राजधानी थी वह आपकी राजगृह थी। राजगृह इसमें आपको बी विकल्प में दिया गया है, यानी बी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप एनटीपीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो जो आपके 16 के 16 महाजनपद थे वे आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, उनकी राजधानी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहाँ से एक क्वेश्चन आपसे जो है एनटीपीसी एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको इन 16 के 16 महाजनपद की राजधानी के बारे में पता होना चाहिए। तो देखते हैं वे 16 महाजनपद कौन से थे और उनकी राजधानी कौन सी थी। तो भारत में 16 महान शक्तियाँ थी, यानी महाजनपद थे, उनके बारे में बात करेंगे। जैसे पहला था आपका बत्स। बत्स की बात करें तो बत्स की राजधानी आपकी कौशाम्बी थी। दूसरा महाजनपद था आपका काशी। काशी की राजधानी आपकी वाराणसी थी। तीसरा महाजनपद था आपका अंग। अंग की राजधानी की बात करें, अंग की राजधानी आपकी चंपा थी। चौथा महाजनपद था आपका कौन सा, मगध, जिसकी राजधानी आपकी गिरिब्रज यानी राजगृह थी। पांचवा महाजनपद था आपका बज्जी। बज्जी की राजधानी आपकी कौन सी थी, वैशाली थी। मिथिला और विद्रोह थी। छठा महाजनपद था आपका कौशल। कौशल की राजधानी की बात करें तो कौशल की राजधानी आपकी श्रावस्ती थी। सातवां महाजनपद की बात करें तो सातवां महाजनपद आपका अवंती था, जिसकी राजधानी आपकी उज्जैन यानी माहिष्मती थी। आठवां महाजनपद आपका मल्ल था, जिसकी राजधानी आपकी कुशावती यानी कुशीनारा थी। पांचवा महाजनपद आपका पांचाल की राजधानी आपकी आई क्षेत्र यानी कंपिल हो जाएगी। अगला महाजनपद आपका चेदी था, जिसकी राजधानी आपकी सुक्तिमती थी। कुरु की राजधानी आपकी इंद्रप्रस्थ थी। मत्स्य की बात करें विराटनगर, जो कि आपसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि मत्स्य की राजधानी क्या थी। गंधार की बात कर लेते हैं। गंधार की राजधानी आपकी तक्षशिला थी। असमक की राजधानी आपका पोटना यानी पोटनी हो जाती है। सूरसेन की बात करें तो सूरसेन की राजधानी आपकी मथुरा और कंबोज की राजधानी आपकी हाटक राजपुर आपकी हो जाती है, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो मेरे प्यारे साथियों, हम आपको एनटीपीसी से रिलेटिव जीके जीएस के कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आते हैं। आपने भी अभी तक हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कर दें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने में, वीडियो को लाइक करने में, अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करने में आपका किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं जाता, ना ही हमको मिलता है। बस हम इससे मोटिवेट होते हैं और आपके लिए इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन लाने की कोशिश करते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, तमिलनाडु में स्थित महाबलीपुरम में इमारतों का समूह निर्मित किया था। तो ये जो आपका निर्मित जो कराया गया था, ये आपका पल्लव शासकों द्वारा कराया गया था। पल्लव शासक इसमें डी विकल्प में आपको दिया गया है, यानी डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात कर लेते हैं भारत की कुछ महत्वपूर्ण इमारत और उनके संस्थापक यानी उनके निर्माणकर्ताओं के बारे में, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे आपकी परीक्षा में देखने को मिला है। जैसे महत्वपूर्ण आपके प्रश्न उत्तर हो जाते हैं। जैसे पहला है आपका ताजमहल। ताजमहल की बात करें तो ताजमहल का निर्माण आपका शाहजहां ने कराया था, आपको पता होना चाहिए। अगला है आपका लाल किला। लाल किले की बात करें तो लाल किले का निर्माण भी आपका शाहजहां ने ही कराया था। अगली इमारत हो जाती है आपकी कुतुब मीनार। कुतुब मीनार की इमारत आपका जो इमारत थी आपकी कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण कराया था। हुमायूं के मकबरे की बात करें तो आपका हवाई बेगम ने आपका हुमायूं के मकबरे का निर्माण कराया। हवा महल जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट भी हो जाता है। हवा महल के जो निर्माणकर्ता थे आपके सवाई प्रताप सिंह थे। फतेहपुर सीकरी की बात करें तो फतेहपुर सीकरी आपका अकबर हो जाएगा। बुंदल आपका बुलंद दरवाजे की बात करें तो बुलंद दरवाजे का निर्माण भी आपका अकबर ने ही कराया था। बात करते हैं आपके अकबर
का महल तो अकबर का महल जो बनवाया आपका जहांगीर ने बनाया। इंडिया गेट जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इंडिया गेट का निर्माण आपका ब्रिटिश सरकार द्वारा कराया गया था। गेट ऑफ इंडिया की बात करें तो गेटवे ऑफ इंडिया ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाया गया। जंतर मंतर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, महाराजा राय सिंह द्वितीय द्वारा आपका जंतर मंतर मंदिर बनवाया गया, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। बात कर लेते हैं कोणार्क के सूर्य मंदिर की, तो आपका नरसिंह देव प्रथम हो जाएंगे। और आपका हरमंदिर साहिब आपका सिख गुरु द्वारा बनवाया गया था। यहीं पर बात करें सांची का स्तूप आपका सम्राट अशोक द्वारा बनाया गया था। तो ये भी कुछ आपके लिए महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट आपके फैक्ट है, आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है, आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आपको इनके बारे में भी पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कोशिका की संरचना के अध्ययन को कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कोशिका संरचना के अध्ययन को। तो कोशिका संरचना जो होती है, इसके अध्ययन को जो कहा जाता है आपका साइटोलॉजी कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है। साइटोलॉजी, इसमें सी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होगा, यानी सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब बन जाता है। क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, सीधे आपको आपकी परीक्षा में देखने को मिलेगा। बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण आपके महत्वपूर्ण विषय और उनके अध्ययनों के बारे में, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे साइटोलॉजी, तो साइटोलॉजी से जो अध्ययन किया जाता है आपका कोशिका का अध्ययन किया जाता है, यानी जो आपकी जीवित कोशिका होती है, जीवों में कोशिका होती है, उसका अध्ययन आपका साइटोलॉजी द्वारा किया जाता है। आपका सिल्वीकल्चर की बात करें तो सिल्वीकल्चर में आपका वन यानी कृषि का अध्ययन किया जाता है। आपका सिस्मोलॉजी, जो कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है और आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। सिस्मोलॉजी, कहीं कहीं पर आपको सिस्मोग्राफ भी मिलेगा, सिस्मोलॉजी भी मिलता है, तो भूकंप का अध्ययन आपका किया जाता है। सेरीकल्चर की बात करें तो सेरीकल्चर में आपका रेशा उत्पादन का अध्ययन आ जाता है। और आपका सोरोलॉजी की बात करें तो छिपकलियों का अध्ययन, ये इंपॉर्टेंट है, आपको 2021 एनटीपीसी में भी क्वेश्चन पूछा गया था कि छिपकलियों का अध्ययन आपका कहलाता है, तो आपको पता होना चाहिए सोरोलॉजी आपका कहलाता है। पोमोलॉजी की बात करें तो फूल आपका फलों का अध्ययन कहलाता है। फाइकोलॉजी की बात करें तो फाइकोलॉजी में आपका शैवालों का अध्ययन किया जाता है, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। पेंडोलॉजी की बात करें तो पेंडोलॉजी में आपका मिट्टी का अध्ययन किया जाता है, आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका सोडियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है। तो बात कर रहे हैं हम सोडियम नाइट्रेट के रासायनिक सूत्र की। तो सोडियम नाइट्रेट का जो रासायनिक सूत्र होता है वह आपका NaNO3 होता है, यानी पहला ही विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण आपके यहाँ पर अध्ययन नहीं होगा, महत्वपूर्ण आपके रासायनिक सूत्रों के बारे में आपकी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, टाइपिंग करने में हो जाती है। जैसे सिरका, पहला है आपका सिरका। सिरके की बात करें जो कि आपसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, CH3COOH सिरके का आपका रासायनिक सूत्र होता है। अगला है आपका लाल सिंदूर। लाल सिंदूर की बात करें तो PB3O4 आपका लाल सिंदूर का सूत्र होता है। नौसादर की बात कर लेते हैं तो नौसादर का जो आपका रासायनिक सूत्र होता है NaH4Cl हो जाएगा। लाफिंग गैस की बात करें तो N2O आपका लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र होता है। लाल दवा की बात करें तो KMNO4 आपका लाल दवा का रासायनिक सूत्र होता है। यहीं पर बात कर लेते हैं फिटकरी की, जो कि आपसे आपकी परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि फिटकरी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, आपको पता भी होना चाहिए। तो K2SO4Al2 आपका इंटू SO4 का होल थ्राइज इंटू आपका 24H2O जो होता है आपका फिटकरी का रासायनिक सूत्र होता है। जिप्सम की बात करें तो जिप्सम का जो रासायनिक सूत्र होता है आपका CaSO4 इंटू 2H2O आपका जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है। नीला थोता जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, CuSO4 आपका रासायनिक सूत्र हो जाएगा। तो ये भी आपके लिए परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, सेलेक्टेड है, आपको पता होना चाहिए, यहाँ से भी आपकी परीक्षा में क्वेश्चन बना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नीति आयोग से आपका प्रतिस्थापन से पहले भारत में अंतरिम पंचवर्षीय योजना थी। तो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी, तो वह आपकी 12वीं पंचवर्षीय योजना, यानी 2012 से 2017 तक चली थी, आपकी थी। सी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात कर लेते हैं नीति आयोग से रिलेटिव कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और पंचवर्षीय योजनाओं से रिलेटिव भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टों के बारे में। जैसे नीति आयोग की बात करें तो नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो आपको पता होना चाहिए। नीति आयोग की स्थापना आपकी 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई।
बात कर लेते हैं नीति आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो आपके नरेंद्र मोदी जो है नीति आयोग के अध्यक्ष हैं और अब तक आपके नरेंद्र मोदी ही आपके नीति आयोग के अध्यक्ष हो जाएंगे। प्रथम उपाध्यक्ष की बात करें तो प्रथम उपाध्यक्ष जो थे आपके अरविंद पनगढ़िया थे, आपको पता होना चाहिए। और प्रथम सचिव की बात करें तो सिंधु सी आपका खुल्लर प्रथम सचिव थे। बात करें वर्तमान में, तो वर्तमान में जो नीति आयोग के अध्यक्ष हैं वे आपके श्री सुमन बैरी हैं। और वर्तमान में नीति आयोग के सचिव की बात करें तो BVR सुब्रमण्यम आपके सचिव हो जाते हैं। नीति आयोग का जो गठन किया गया था 1 जनवरी 2015 ने अब योजना आयोग का स्थान ले लिया था, यानी योजना आयोग के स्थान पर ही आपका नीति आयोग का गठन किया गया था। बात करते हैं योजना आयोग का गठन कब किया गया। तो योजना आयोग का गठन आपका 1951 में किया गया था। पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत जो की गई थी 1951 से 1956 तक, यानी 5 वर्षों तक आपकी पहली पंचवर्षीय योजना चली थी। और अंतिम पंचवर्षीय योजना जो थी आपकी 12वीं पंचवर्षीय योजना, जिसका जो आपकी चली थी 2012 से 2017 तक चली थी। इसमें गरीबी को 10% तक आपका कम करने का लक्ष्य रखा गया था। तो ये भी क्वेश्चन आपसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना का प्रमुख लक्ष्य क्या था। तो आपको पता होना चाहिए 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो प्रमुख लक्ष्य था वह आपका गरीबी को कम कर यानी 10% में आपकी कमी लाना आपका इसका लक्ष्य रखा गया था। तो ये नीति आयोग से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो आपसे आपकी परीक्षा में सीधे पूछ लिए जाते हैं, आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्षमादान देने की शक्ति किसके पास होती है। तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्षमादान देने की शक्ति किसके पास होती है। तो क्षमादान देने की जो शक्ति होती है आपके राष्ट्रपति के पास होती है, आपको पता होगा। राष्ट्रपति इसमें से विकल्प में आपको दिया गया है, आपकी परीक्षा के लिए भी गोल्डन क्वेश्चन था। बात कर लेते हैं राष्ट्रपति से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद के बारे में, क्योंकि राष्ट्रपति से संबंधित जो अनुच्छेद थे वे आपको NTPC 2021 में भी हर शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा था और आपकी परीक्षा के लिए भी इम्पोर्टेंट था। जैसे अनुच्छेद 52 की बात कर लें तो अनुच्छेद 52 में जो कहा गया है भारत का राष्ट्रपति, यानी भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये आपका अनुच्छेद 52 में कहा गया है। अनुच्छेद 53 की बात करें तो अनुच्छेद 53 में कहा गया है संघ की कार्य आपकी पालिका शक्ति, यानी संघ की जो कार्यपालिका शक्ति होगी वह आपकी राष्ट्रपति में निहित होगी। ये आपका अनुच्छेद 53 में कहा गया है और अनुच्छेद 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 54 की बात करें तो अनुच्छेद 54 में जो है राष्ट्रपति का चुनाव आपका दिया गया है, यानी राष्ट्रपति का चुनाव आपका अनुच्छेद 54 में हो जाएगा। अनुच्छेद 55 में जो है राष्ट्रपति के चुनाव का विवरण यानी चुनाव की प्रक्रिया आपकी अनुच्छेद 55 में आपको दी गई है। अनुच्छेद 56 की बात करें तो अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल, यानी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष होगा ये आपका तय जो करता है अनुच्छेद 56 करता है। अनुच्छेद 57 की बात करें, अनुच्छेद 57 में आपका पुनः चुनाव का आपकी पात्रता आपकी दी गई है। अनुच्छेद 58 की बात करें तो अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति चुनाव के लिए योग्यताएं दी गई हैं और अनुच्छेद 59 में आपका राष्ट्रपति कार्यालय की आपकी शर्तें आपको दी गई हैं। अनुच्छेद 60 की बात करें तो अनुच्छेद 60 में आपका राष्ट्रपति का आपका प्रतिज्ञान या शपथ, यानी राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा और राष्ट्रपति की शपथ का विवरण आपका जो दिया गया है अनुच्छेद आपका 60 में दिया गया है। बताइएगा राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। अगर आप इस क्वेश्चन का जवाब जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। ये क्वेश्चन हम आपको टेस्ट के रूप में देते हैं। क्वेश्चन हम पूछना चाहते हैं आपसे कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। तो अगर आप भी इस क्वेश्चन का जवाब जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बात करते हैं अनुच्छेद 61 की। तो अनुच्छेद 61 जो हो जाएगा, अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर के महाभियोग की प्रक्रिया आपके अनुच्छेद 61 में दी गई है, आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 62 की बात करें तो अनुच्छेद 62 में राष्ट्रपति के पद की रिक्ति को भरने के लिए चुनाव करने का समय और उसका कार्यकाल आपका अनुच्छेद 62 में दिया गया है। तो ये भी कुछ आपके अनुच्छेद हैं, महत्वपूर्ण है, सेलेक्टेड हैं, आपको पता होना चाहिए। यहाँ से भी आपसे आपकी परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आपके लिए सेलेक्टेड है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे वन्य घुड़खर अभयारण्य घोषित किया गया है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि वन्य घुड़खर अभयारण्य, तो वन्य घुड़खर जो अभयारण्य मेरे प्यारे साथियों घोषित किया गया है वह आपका कच्छ का रण, कच्छ के रण को घोषित किया गया है, यानी कच्छ का रण आपको डी विकल्प में आपका दिया गया है। डी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा।
बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, सेलेक्टेड है, आपसे क्वेश्चन बन सकता है, आपकी परीक्षा के लिए गोल्डन हो जाते हैं। जैसे महत्वपूर्ण वन्यजीव अभ्यारण्य, जैसे पहला है आपका गोविंद वन्यजीव अभ्यारण्य। गोविंद वन्यजीव अभ्यारण्य जो है मेरे प्यारे साथियों उत्तराखंड में है और बहुत ज़्यादा आपसे पूछा जाता है। अगला है आपका बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। बात कर देते हैं रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान भी आपके लिए सिलेक्टेड हो जाता है जो आपका राजस्थान राज्य में स्थित है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान आपका मध्य प्रदेश में स्थित हो जाता है। बात करें बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान की। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान आपका कर्नाटक राज्य में है। और सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये आपका राजस्थान में हो जाता है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपका असम राज्य में है। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो आपका पश्चिम बंगाल में है। बात करते हैं पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य की। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य आपका केरल में हो जाता है। तो महत्वपूर्ण वन्यजीव अभ्यारण्य हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। यहाँ से आपकी परीक्षा में हर बार क्वेश्चन फंसा है और ये आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट आपके वन्यजीव अभ्यारण्य थे जहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है संतलत काल यानी 1206 ईसा में और 1226 ईसा तक के दौरान आपका दिल्ली पर कितने राजवंशों ने शासन किया था। तो इसमें जो शासन किया था आपका 5 राजवंशों ने शासन किया था। आपको पता होना चाहिए 5 इसमें आपको सी विकल्प में दिया गया है यानी सी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। तो बात कर लेते हैं उन 5 के बारे में जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। जैसे पहला था आपका गुलाम वंश ने शासन किया था। उसके बाद आपका खिलजी वंश ने किया था। उसके बाद तुगलक और सैयद और उसके बाद आपका लोधी वंश ने शासन किया था। गुलाम वंश का जो शासन का काल था वह आपका 1206 से 1290 तक रहा। और बात करते हैं गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे तो कुतुबुद्दीन ऐबक आपके गुलाम वंश के संस्थापक थे। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। दूसरा वंश था आपका खिलजी वंश। खिलजी वंश ने जो शासन किया था 1290 से 1320 तक किया था। और खिलजी वंश के संस्थापक की बात करें तो आपका जलालुद्दीन खिलजी वंश के संस्थापक थे। अगला वंश था आपका तुगलक वंश। तुगलक वंश ने जो शासन किया था आपका 1320 से 1414 तक किया था। और इसके संस्थापक की बात करें तो गयासुद्दीन तुगलक आपके तुगलक वंश के संस्थापक थे। सैयद वंश की बात करें तो सैयद वंश का जो शासन था वह आपका 1414 से लेकर 1451 तक था। और खिजर खान जो थे आपके सैयद वंश के संस्थापक थे। लोधी वंश की बात कर लें तो लोधी वंश का जो शासनकाल था आपका 1451 से 1526 तक रहा। और बहलोल लोधी जो थे आपके लोधी वंश के संस्थापक थे। आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका बर्फ का अपवर्तनांक सूचकांक क्या है। तो बात करें हम बर्फ की अपवर्तनांक आपके सूचकांक की तो वह आपका कितना होता है आपको पता होना चाहिए। आपका सही जवाब हो जाएगा क्या, आपका बर्फ का सूचकांक आपसे पूछा गया है, आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आपका इसमें सही जवाब क्या था, डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब था। बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण सूचकांकों के बारे में, आपको पता होना चाहिए। जैसे वायु का कितना होता है, तो वायु का जो अपवर्तनांक सूचकांक होता है 1 पॉइंट आपका 003 होता है। बर्फ की बात कर लें तो 1 पॉइंट आपका 31 हो जाएगा। जल के सूचकांक की बात करें तो 1.33 हो जाता है। एल्कोहल की बात करें तो एल्कोहल का जो होता है 1.36 होता है। आपका केरोसिन की बात कर लेते हैं, आपके लिए इम्पोर्टेंट है, 1.44 हो जाता है। यहीं पर बात करें बेंजीन की तो 1.5 होगा। और कांच की बात कर लेते हैं 1.52 हो जाता है। रूबी की बात करें तो रूबी का जो आपका अपवर्तनांक सूचकांक है 1.7 हो जाएगा। नीलम की बात कर लेते हैं 1.77 हो जाता है। यहीं पर हीरे की बात करें तो हीरे का जो होता है 2.42 होता है, आपको ध्यान रखना होगा। तो ये कुछ आपके अपवर्तक सूचकांक थे, अपवर्तनांक सूचकांक थे जो आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट और गोल्डन क्वेश्चन होने वाले थे। तो आज के जो सभी क्वेश्चन थे आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण थे, सेलेक्टेड थे, चुनिंदा थे, जो आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर भी जरूर करेंगे। अगर आप भी MCQs के रूप में आप हमारे साथ
जुड़े रहना चाहते हैं, यानी जीके जीएस के क्वेश्चनों को और भी ज़्यादा अटैम्प्ट करना चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन, यानी हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको स्टडी अड्डा आर के यूट्यूब चैनल के नाम से ही आपको सर्च करने पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहां से जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन जरूर कर सकते हैं, जिस पर हम आपके लिए इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड गोल्डन क्वेश्चन लाने की कोशिश करते हैं, जो आपको सीधे आपके सिलेक्शन दिलाने के लिए होते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करेंगे, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन जरूर करेंगे, अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करेंगे और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।